रजिस्टेंस के बाद बेसिक फार्मूले की बात हम कुछ करेंगे कि हमारे कुछ बेसिक फार्मूले, जैसे हम जानते हैं पहले से कि जो ये ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ हमने बचपन से पढ़ा है, V इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ हमारे पास होता है। और ओम्स लॉ से यहाँ से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो R अपने पास होता है रो L अपॉन A, अपने पास यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जहाँ पर जो रो है ये आपके पास है रजिस्टिविटी। तो जो रो है अपने पास यहाँ पर, रो जो है अपने पास यहाँ पर, ये आपके पास हुआ R इंटू A अपॉन L। अगर रो की वैल्यू यहाँ से मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और जो R होता है इसको तो आप ओम से रिप्रेजेंट करते हो, और जो एरिया होता है वो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं, और आपके पास में ये जो लेंथ है ये भी सेंटीमीटर में आपके पास यहाँ पर हुई। तो यहाँ से ये सेंटीमीटर से कन्वर्ट खत्म हो गया, तो ओम इंटू सेंटीमीटर ये आपके पास में यहाँ पर रो की जो यूनिट यहाँ पर हो गई, यानी कि रो की आपके पास यहाँ पर यूनिट बन गई आपके पास में। जहाँ जो आपके पास यहाँ बात कर रहे हैं, अब जो रेजिस्टेंस के जो हम एक और हमारे पास टर्म आता है जिसे बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं हम? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप यहाँ किससे? जी से। किससे करते हैं? जी से। और जी इक्वल टू आपके पास यहाँ पर होता है 1 अपॉन आर। क्या होता है? 1 अपॉन आर आपके पास में। और जो यूनिट ऑफ आर है आप जानते हैं, यहाँ पर आर की यूनिट तो ओम होती है यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ जी आपके पास हुआ, जी की वैल्यू ही 1 अपॉन ओम आपके पास यहाँ पर हो गया। तो इसका मतलब इसको हम ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और इसका एक और नाम होता है साइमन। क्या होता है? साइमन। ये आपके पास में एक और वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं साइमन। ये भी आपके पास जी की वैल्यू आपके पास होती है। और एक और आपके पास टर्म्स यहाँ पर बैठता है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। वो होता है आपके पास में यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट ऑफ करंट ऑफ फ्लो, यानी कि R इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आपके पास रो L अपॉन A, ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। अगर इसको मैं 1 अपॉन R कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हुआ 1 अपॉन रो A इंटू L, A अपॉन L, यहाँ पर A अपॉन ये L आपके पास हो गया आपके पास। और G 1 अपॉन R अपने पास क्या होता है यहाँ पर? G यानी कि कंडक्टेंस। तो G इक्वल टू आपके पास हुआ यहाँ K इंटू A अपॉन L, ये आपके पास हो गया। एक फॉर्मूला आपके पास में यहाँ पर ये बन जाता है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर एक टर्म होता है कंडक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं K इक्वल टू 1 अपॉन रो आपके पास में। और K इक्वल टू आपके पास में K इक्वल टू 1 अपॉन रो, यानी कि 1 अपॉन रो की आपने यूनिट अभी यहाँ पर कैलकुलेट की है। क्या आपके पास? ओम -1 आपके पास में, ये आपके पास में रो की यूनिट होती है। नहीं, ओम सेंटीमीटर, या सॉरी हाँ, यहाँ पर K की यूनिट तो आपको रो की यूनिट हुई आपके पास, ओम सेंटीमीटर आपके पास हुई। और ओम सेंटीमीटर यानी कि सिंपल सी बात है, जिसे बोलेंगे हम साइमन सेंटीमीटर -1, यानी कि जो आपके पास K की यहाँ पर यूनिट बन जाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें बेसिकली जो 12th क्लास के अंदर होते हैं वो कुछ फॉर्मूले पे ही हमें फोकस करना होता है। अगर हम इन फॉर्मूले पे फोकस करते हैं तो हमारा काम इससे चल जाता है। इससे ज़्यादा हमारा काम यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हम बस बेसिकली हमें क्या होगा, इन फॉर्मूले पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एक और टर्म हमारे पास यूज होता है, वो होता है हमारे पास सेल कांस्टेंट। क्या होता है? सेल कांस्टेंट। इसको भी हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, ये क्या होता है। सेल कांस्टेंट हमारे पास होता है सेल कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या होता है, इसे हम G स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? G स्टार। और जो अपने पास G स्टार होता है वो होता R इक्वल टू आपके पास रो L अपॉन A।
ये अपने पास L/A, जहाँ पर आप जानते हैं ये जो L/A है ये अपने पास सेल कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या हुआ, R इक्वल टू रो आपके पास इनटू G स्टार, ये आपके पास हो गया आपके पास। तो अब इसको क्या, अगर यहाँ से मैं 1/R कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या कर, या 1/1 रो कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/R इंटू G स्टार, ये मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। और 1/रो इक्वल टू कप्पा K होता है आपके पास, और K इक्वल टू आपके पास ये तो G बन गया आपके पास, G इंटू G स्टार, और G आपके पास क्या होता है, कंडक्टेंस, और G स्टार आपके पास क्या हो गया, सेल कांस्टेंट ही आपके पास। तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी बन जाया करता है, इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब बात करते हैं, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टेंस के बारे में, मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म होता है 12th केमिस्ट्री के लिए, जिसे हम यहाँ पर लैम्डा m से डिनोट करते हैं। अब हम मोलर कंडक्टेंस का मतलब सिंपल सी बात, आपके पास वर्ड यहाँ पर जुड़ा है मोलर, ये जो मोलर वर्ड जुड़ा है ना, ये बिल्कुल क्लियरिटी शो करता है कि हम कंडक्टेंस निकाल रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब यानी कि सिंपल सी बात, मोलर से हमें यहाँ पर क्लियर हो गया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो हम पहले से ही यहाँ पर जान चुके हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक NaCl ले सकते हैं, और वीक में हम बात करें तो ले सकते हैं CH3COH। जब NaCl को किसी सोलवेंट के अंदर डिसोसिएट किया जाता है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है, और ये जो इसको डिसोसिएशन देखें इसका, तो ये अपने CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट होता है। 1 मोल की बात यहाँ पर कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वाटर में घोलने पर ये अपने अपने आयनों में डिसोसिएट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 मोल जहाँ पर भी वर्ड आता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो 6.022 इंटू 10⁻23 की बात की जा रही है। इतने पार्टिकल उसके अंदर हैं NaCl के। मान लो अगर NaCl की बात कर रहे हैं तो NaCl के इतने पार्टिकल हैं, यानी कि जब NaCl इस रूप में था तो इतने जो मॉलिक्यूल लगता था। जब वो NaCl अपने आयनों में टूट गया तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गए। अब उसके बाद Na पॉजिटिव आयंस कितने बन गए, 6.022 10⁻23। Cl नेगेटिव आयन कितने बन गए, 6.022 10⁻23। इतने उसके पास में यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन है और इतने उसके पास में यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर CH3COH की। तो यहाँ पर जब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में नहीं टूटे था, 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स थे। जब वो डिसोसिएट हो जा रहा है तो वो भी अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, वो भी अपने जितने उसने मॉलिक्यूल्स यूज होकर डिसोसिएट हुए हैं उतने नंबर ऑफ आयन्स, यानी कि आपके पास एसीटेट आयन होंगे, और उतने नंबर ऑफ आयन आपके पास में क्या होगा, नंबर एसीटेट आयन आपके पास में क्या होगा। चलो, तो यहाँ पर उतने आपके पास H पॉजिटिव आयन है आपके पास। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर HCl की, तो HCl को देखें तो यहाँ पर ये भी अपने आयनों में टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन। भाई कहना क्या चाहता हूँ मैं, कहना ये चाहता हूँ कि अगर H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन अगर बराबर ऐसे अपने आयनों में टूट रहे हैं, तो मगर केवल टूटने की क्वांटिटी कितनी है वो नंबर 1 मोल की बात नहीं करेगा, बल्कि मोलर कंडक्टिविटी कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि आयनाइज होने का रेट भी अलग अलग होता है और नेचर भी इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग होता है। किसी भी नंबर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है वो कितनी जल्दी किस रेट से डिसोसिएट होकर के कितने आयन यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी के टर्म को समझाने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हम
जैसे मान लो अभी तक हमने अभी कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूले को ही हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें देखेंगे हम यहाँ पर कि जो हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है और हम पहले से अभी हम जानते हैं कि G इक्वल टू हमारे पास होता है यहाँ पर KA/L, ये हमारे पास होता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, हम ऐसे करते हैं ऊपर भी L की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे भी कर लेते हैं। तो हमारे पास G की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है, यहाँ पर K इंटू A इंटू L/L², ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको इधर ले आते हैं तो GL² इज इक्वल टू KA इंटू L, आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। और L क्या है, A क्या है आपके पास एरिया, और L क्या है आपके पास लेंथ। तो सिंपल सी बात है, इसे हम एरिया इंटू L को मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम। तो आपके पास यहाँ से G आपके पास यहाँ आपके पास GL² K इंटू V आपके पास बन गया है। और अगर हम देखें हमारे पास कोई भी एक यहाँ पर एक सेल है और उसमें हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ले रहे हैं यहाँ पर, और इन दोनों के डिस्टेंस को यहाँ पर मैं L मान ले रहा हूँ और L की वैल्यू मैं यहाँ मान रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। कितना मान रहा हूँ यहाँ पर मैं, L की वैल्यू को मैं वहाँ पर 1 सेंटीमीटर। भाई देखो हमने ये जो रखा ना A इंटू L, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप जान सकते हैं कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये L आपके पास सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटीमीटर क्यूब, और इसका मतलब ये वॉल्यूम हो गया आपके पास। अगर मैं L की वैल्यू को 1 मान लेता हूँ तो सिंपल सी बात हमारे पास आ गई है। यहाँ पर यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होकर के आ जाता है आपके पास G1 का स्क्वायर और आपके पास में G1 का स्क्वायर, यानी कि, और इन दोनों की जगह मैं वॉल्यूम रख लेता हूँ आपके पास में यहाँ पर, तो G K इंटू वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके पास बन गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मैं कंसंट्रेशन की टर्म में चेंज करूँगा। इस फॉर्मूले को मैं कंसंट्रेशन की टर्म में चेंज करूँगा, और उसमें चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर n से डिवाइड में करता हूँ, इसको दोनों ओर n से डिवाइड करता हूँ। मेरे पास अब आप क्या G इक्वल टू K इंटू V आ गया। अब मैं इसको भी n से डिवाइड कर लेता हूँ, इसको भी n से डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि बोथ साइड में n से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास, और मैं इस V को मान ले रहा हूँ यहाँ पर Vm के बराबर, V को मान ले रहा हूँ मैं Vm के बराबर। तो मेरे पास G/n इक्वल टू K V आपके पास m आ गया, आपके पास m आ गया। तो लैम्डा यहाँ पर आप ये जो आपके पास होता है, यानी कि आपके पास G/n यही लैम्डा m है आपके पास में, और K इंटू Vm आपके पास हो गया। और यहाँ पर क्या है, लैम्डा m आपके पास में, जो लैम्डा m आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी है, और K आपके पास कंडक्टिविटी, और Vm आपके वॉल्यूम है। अब इसकी यूनिट की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं क्या यूनिट कैसे, यहाँ पर जो आपके पास है ये यूनिट आपके पास साइमन सेंटीमीटर -1 होता है आपके पास में, और इनटू Vm आ गया जो कि आपके पास सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास में, और सेंटीमीटर क्यूब पर मोल आपके पास आ गया यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास में ये इसकी लैम्डा m की यूनिट है। मगर मुझे तो क्वेश्चंस के अंदर कंसंट्रेशन की टर्म में दिया होगा, तो इसको कंसंट्रेशन की टर्म में चेंज कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। और C के रूप में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, C इक्वल टू आपके पास में करो, अब आपके पास में गया, इसको तो कंसंट्रेशन की टर्म में करने। अब कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, C इक्वल टू n/V लीटर में होता है आपके पास में। अब यहाँ पर जो C है और जो आपने V है, V की जगह आपने क्या है, यहाँ पर C इक्वल टू n/V की जगह आप यहाँ पे रख सकते हो V/n, यहाँ रख सकते हो आप। तो यहाँ पर ये आपके पास C इक्वल टू 1/ आपके पास में आ गया Vm, ये आपके पास Vm आ गया आपके पास में, और Vm इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करने लगे तो 1/c, बस अपना काम हो गया। अब लैम्डा m जो अपने पास आ रहा था यहाँ पर, ये
लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी एम। अब इसकी जगह आपने वी एम की जगह आपने रख देना है यहाँ पर क्या रख देना 1/c होगा 1/c। तो यहाँ पर लैम्डा एम इक्वल टू के अपॉन सी आपके पास आ गया। अब एक और कन्फ्यूजन हमें यहाँ पे निरंतर आता रहता है कि भाई यूनिट में कन्फ्यूजन होता है कि 1000 में आपके पास कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, 1000 में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब 1000 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कई बार ये 1000 लगा होता है, कई बार 1000 नहीं लगा होता, तो यहाँ हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें ये देखना होता है जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो अगर हमें मोल पर लीटर में अगर दे रखी है तो लैम्डा एम हम यहाँ पे लगा लेंगे लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी के रूप में, ऐसे हम यहाँ पर इसको फाइनल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।